दोस्तों नमस्कार। यूएमएस कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा साइंस का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है ब्रह्मांड, और ये ज्योग्राफी से संबंधित है, पर हम इसको साइंस में भी देख सकते हैं क्योंकि साइंस से संबंधित बहुत सारी इसमें बातें हैं। ठीक है, आज सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके बारे में सबसे ज्यादा अध्ययन किसने किया, किसने इसके बारे में सूचनाएं दी। ठीक है, अब एक वैज्ञानिक हुए यूनान के थे टोलमी। उसने कहा कि जो हमारी पृथ्वी है ये इस ब्रह्मांड का केंद्र है। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है इस ब्रह्मांड का केंद्र है, और जितने भी ग्रह हैं वो क्या करते हैं, इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिसे क्या कहा गया, भूकेंद्रित सिद्धांत कहा गया। ठीक है, फिर एक और वैज्ञानिक हुए कोपरनिकस, जिसने 1543 में एक अपना सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया, और उसने कहा कि जितने भी पिंड होंगे, जितने भी ग्रह होंगे, वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इतनी सब बातें अलग अलग वैज्ञानिक हुए और उन सभी ने क्या कर दिया, अपनी अपनी बातें रख दी। फिर उसके बाद में भी और बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, डॉक्टर हर्शेल हुआ, डॉक्टर पी हबल हुआ। इन्होंने आकाश गंगाओं को ब्रह्मांड के केंद्र माना है। ठीक है, मतलब पूरे ब्रह्मांड को एक आकाश गंगा का रूप में माना है। ठीक है, तो अब जो हमारा ब्रह्मांड है इसका अध्ययन किस में किया जाता है, कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इस ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी आकाशीय पिंड है, ठीक है ना, इस ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी आकाशीय पिंड हैं, इन पिंडों का अध्ययन किस में किया जाता है, खगोल विज्ञान में किया जाता है। और इस खगोल विज्ञान का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को क्या कहा जाता है, खगोल शास्त्री कहा जाता है। क्योंकि खगोल विज्ञान में बहुत सारे ग्रह और पिंड आदि का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को क्या कहा जाता है, खगोल शास्त्री कहा जाता है। ठीक है, अब इन खगोल शास्त्रियों ने सभी मतलब जैसे कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया, कोपरनिकस ने दिया था। ठीक है, इन वैज्ञानिकों को क्या कहा जाएगा, खगोल शास्त्री कहा जाएगा। सूर्य केंद्रित सिद्धांत, सबसे सूर्य केंद्रित सिद्धांत से पहले भूकेंद्रित सिद्धांत। ठीक है, भूकेंद्रित सिद्धांत यूनान के एक वैज्ञानिक थे टोलमी, जिसने सन 140 ईस्वी में क्या किया, अपना भूकेंद्रित सिद्धांत दिया। और उसने कहा कि सभी ग्रह क्या होते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और निश्चित कक्षाओं में क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। फिर सूर्य केंद्रित सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया, 1543 में दिया। और कोपरनिकस ने बताया कि जितने भी ग्रह और आकाशीय पिंड होंगे वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य केंद्रित सिद्धांत कहलाया। फिर सूर्य केंद्रित सिद्धांत और भूकेंद्रित सिद्धांत के बाद में एक और वैज्ञानिक हुए, डॉक्टर हर्शल। ठीक है, डॉक्टर हर्शल ने पूरे ब्रह्मांड को आकाश गंगाओं का एक समूह बताया। और उसने देखो, डॉक्टर हर्शेल ने अपना हर्शेल सिद्धांत दिया, उसमें कहा कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है ये क्या, आकाश गंगाओं का एक समूह है। ये बात किसने बताई थी, डॉक्टर हर्शेल ने बताई थी। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और वैज्ञानिक हुए, डॉक्टर पी हबल, एडविन पी हबल ने भी यही कहा कि जो हमारा ब्रह्मांड है ये आकाश गंगाओं का क्या, एक समूह है। ठीक है, और पी हबल ने कहा कि जो हमारा जो ब्रह्मांड है इसका व्यास कितना होगा, 2.5 पे अपना इसका क्या बताया, व्यास बताया। ठीक है, अब जो हमारा ब्रह्मांड है इसका तापमान कितना होता है, इसका तापमान 272.5 केल्विन होता है। अब वर्तमान में जो हमारा पूरा टोटल ये ब्रह्मांड है, ठीक है, इसका तापमान कितना, 272.5 केल्विन है। ठीक है, फिर बिग बैंग सिद्धांत। अब बिग बैंग सिद्धांत तो क्या है कि जो पृथ्वी का निर्माण हुआ है, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, आज से लाखों वर्ष पहले क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ। ठीक है, आज से लाखों वर्ष पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट में हमारी पृथ्वी की जैसे कई हजारों पृथ्वियों का निर्माण हुआ। ठीक है, कई पृथ्वियों का निर्माण हुआ। अब देखो, हमारी पृथ्वी उसकी तरह के बहुत सारी पृथ्वियों का निर्माण हुआ। ठीक है, हमारी पृथ्वी भी उन्हीं में से एक पिंड है। ठीक है, अब ये पिंड जो हमारी पृथ्वी है शुरुआत में क्या थी, एक आग का गोला थी। ठीक है, इसमें मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया इसकी सतह में कई परिवर्तन हुई। ठीक है, इसकी सतह में कई परिवर्तन होने के कारण,
ठीक है। इसकी सतह में कई परिवर्तन हुए और इसकी सतह पहले आग का गोला थी, वो धीरे धीरे ठंडी हो गई, ठीक है, धीरे धीरे ठंडी होती गई और एक स्पेस मतलब अंतरिक्ष का निर्माण होता गया और उस अंतरिक्ष में धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन, कई प्रकार के परिवर्तन हुए और कई प्रकार के परिवर्तन होने के कारण एक बनता है फिर वायुमंडल, ठीक है, एक बिल्कुल साफ और स्वच्छ वायुमंडल बना जिसमें कई प्रकार के जीव जंतु पनपे, ठीक है। आज से पहले डायनासोर हुआ करते थे, डायनासोर इजिप्टा पिंड उल्का पिंड के गिरने से क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है, वो अफ्रीका साइड में गिरा था। इस कारण क्या हुआ कि पृथ्वी का फिर से निर्माण हुआ, कई प्रकार के जीव जंतु नष्ट हो गए, उनके खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो पृथ्वी का निर्माण भी एक बहुत बड़े विस्फोट के कारण ही हुआ है, ठीक है। अब जो विस्फोट हुआ उस विस्फोट को क्या कहते हैं, बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। अब ये बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमेथियर ने दिया था। एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमेथियर, उसने सन 1930 में क्या दिया, बिग बैंग सिद्धांत दिया, ठीक है। अब इस बिग बैंग सिद्धांत को आगे बढ़ाने आगे मतलब इसको आगे और विस्तारित रूप में किसने प्रदान किया, आगे विस्तारित रूप में जॉर्ज गेमो नाम के एक वैज्ञानिक हुए। उसने कहा कि जो हमारा ये बिग बैंग सिद्धांत और भी बहुत आगे, और उसने ब्रह्मांड के बारे में और भी कई रोचक तथ्य बताए, ठीक है। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, जॉर्ज गेमो, जॉर्ज गेमो, ठीक है। जॉर्ज गेमो ने अपना मतलब इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाया, ठीक है। फिर देखो अब इन आकाशीय पिंडों को एक निश्चित श्रेणी के रूप में बांटने के लिए भाई ग्रह कितने हैं, उपग्रह कितने हैं, ठीक है, और कौन से क्षुद्र ग्रह हैं, कौन से धूमकेतु, कौन से उल्का पिंड है, इन सभी को अलग अलग बांटने के लिए एक सोसाइटी का निर्माण किया गया, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री विज्ञान संघ कहते हैं या कोई भी समूह है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ, ठीक है। अब इसकी स्थापना 1919 में की गई थी और इसका जो फर्स्ट सम्मेलन था वो 2006 में किया गया था और इसमें 8 ग्रहों को क्या की गई, मान्यता दी गई, ठीक है, 8 ग्रहों को मान्यता दी गई और इसमें माना गया कि सूर्य जो है हमारे ब्रह्मांड का क्या है, केंद्र है, ठीक है, सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। फिर देखो 8 ग्रह कौन कौन से थे, सूर्य को तो ब्रह्मांड का केंद्र मान लिया गया, पहला ग्रह हमारा कौन सा था, बुध था, फिर शुक्र, पृथ्वी, शुक्र है ये हमारा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर इसके बाद में बृहस्पति, फिर कौन सा था हमारा, शनि था, शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है। इन सभी ग्रहों को एक निश्चित क्रम के अंदर उनको सेट किया गया और बताया गया कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है, बुध होता है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, ठीक है, और सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वरुण है, ठीक है। ये इन ग्रहों का एक मतलब सूर्य से दूरी के आधार पर एक निश्चित क्रम है, ठीक है। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध होगा, फिर शुक्र होगा, फिर पृथ्वी होगी, फिर मंगल होगा, फिर बृहस्पति होगा, फिर शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, ठीक है। अब इस ब्रह्मांड को जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाते हैं तो इसमें क्या आ जाते हैं, सबसे पहले हम तारे पढ़ते हैं, ग्रह बाद में पढ़ते हैं, फिर पहले तारे पढ़ते हैं। अब ये सभी क्या है, तारे, ठीक है। सौरमंडल में जितने भी तारे हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश व उसमें ऊर्जा के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। अगर इन तारों में देखो ये प्रकाश और उसमें ऊर्जा के स्रोत होंगे। अब हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम जो तारा होता है वो कौन सा होता है, सूर्य होता है, ठीक है। हम वैसे भी हमें सबसे ज्यादा प्रकाश मतलब सबसे ज्यादा प्रकाश और उष्मा ऊर्जा कौन प्रदान करता है, सूर्य। तो सूर्य को भी एक क्या माना गया, तारा माना गया। वैसे सौरमंडल का सबसे नजदीक मतलब जो तारा होता है वो कौन सा होता है, प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है। कौन सा होता है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। अब प्रोक्सिमा सेंचुरी जो तारा है वो सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। अब जो हमारा जो सौरमंडल में तारे पाए जाते हैं इनमें कौन कौन से पदार्थों का रासायनिक संगठन होता है, ठीक है। कौन कौन से पदार्थों का रासायनिक संगठन होगा, इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होती है 70%, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या होगी, हाइड्रोजन होगी 70%, हीलियम 28% होती है,
कार्बन 1.5% होती है, नाइट्रोजन और नियन कितनी होगी 0.5% होती है। ये इस एक तारे का क्या होता है, रासायनिक संगठन होता है। क्या होता है, रासायनिक संगठन होता है। अगर तारे की सतह में हाइड्रोजन गैस की कमी आ जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम की कमी होने के कारण इसकी सतह क्या होती है, फूलने लग जाती है। ठीक है, अगर तारे की सतह में हाइड्रोजन और हीलियम की कमी हो जाती है तो इसकी सतह क्या होती है, फूलने लग जाती है। और फूलने के कारण इसकी दो अवस्थाएं बनती हैं, एक तो छोटा लाल दानव बनता है और एक बड़ा लाल दानव बनता है। छोटा लाल दानव को कहते हैं श्वेत वामन तारा और बड़े लाल दानव को कहते हैं न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, अगर तारे का द्रव्यमान, ठीक है, अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है तो क्या बनेगा, श्वेत वामन तारा। ठीक है, क्या बनेगा, श्वेत वामन तारा। और ये श्वेत वामन तारा कब बनता है, जब तारे की सतह में किसकी कमी हो जाती है, हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। तब इसकी क्या बनती है, दो अवस्थाएं बनती हैं, एक बनती है श्वेत और दूसरी कौन सी बनती है, न्यूट्रॉन। ठीक है, कौन सी बनेगी, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब श्वेत वामन तारा क्या होता है, अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है, तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है लगभग, तो कौन सा तारा बनेगा, श्वेत वामन तारा बनेगा। अगर तारे का द्रव्यमान, ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है, अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है तो कौन सा तारा बनता है, न्यूट्रॉन तारा बनता है। कौन सा तारा बनेगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संलयित होकर के एक तारे का निर्माण करते हैं जिसे क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। ठीक है, अब देखो न्यूट्रॉन तारे को मतलब अभिनव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन तारे के बाद में जो कंडीशन होगी ब्लैक होल होता है जिसे कर्षण छिद्र कहते हैं। अब ब्लैक होल क्या होता है, ठीक है, ब्लैक होल मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है, इसमें तारे की जो अंतिम अवस्था होती है, तारे की जो अंतिम अवस्था होती है उसमें बहुत ही सारे मतलब ऐसे गैसीय अवस्था में आ जाता है। ठीक है, गैस अवस्था में आ जाएगा और मतलब ये फैल जाएगा। ठीक है, ऐसे रोटेट करता हुआ घूमता हुआ दिखाई देगा और उसका मतलब इतना गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र होता है इतना प्रबल हो जाता है कि उसके अंदर से प्रकाश भी क्या नहीं कर सकता, गमन नहीं कर सकता। ठीक है, और गमन नहीं करने के कारण बिल्कुल ऐसे रोटेट मतलब ऐसे घूर्णन करता हुआ हमें दिखाई देगा। वो गैस के कण के होते हैं बहुत ही गतिशील, बहुत ही गति की स्पीड में क्या करते हैं, वो गति करते रहते हैं जिससे प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता। और वो पलायन नहीं कर पाने के कारण ही उसके बीच में एक ऐसा होल सा दिखाई देता है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल से कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें हैं हमारे ब्रह्मांड से संबंधित। अब हम पढ़ते हैं ग्रहों के बारे में। अब हमारा सूर्य, अब जो हमारा सौर मंडल है, इस सौर मंडल का मुखिया कौन है, सूर्य है। ठीक है, हमारा जो ये सौर मंडल है ये एक मतलब इसका मुखिया सूर्य है। अब जो हमारा ये सूर्य है इसका मतलब खुद में क्या है कि प्रकाश और उष्मा ऊर्जा हमें प्रदान करता है। ठीक है, उष्मा ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा दोनों हमें प्रदान करता है। अब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें जो होती हैं इनको कौन रोकती है, रास्ते में मतलब जैसे सूर्य से प्रकाश किरणें आएंगी और इसके बीच में आती है ओजोन परत O3। ठीक है, ओजोन परत से जैसे प्रकाश की किरणें नीचे आती हैं, ठीक है, और वो हमारे शरीर के संपर्क में आती हैं तो हमें क्या देती है, विटामिन डी प्रदान करती हैं। ठीक है, सूर्य से हमें कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अगर इससे डायरेक्ट प्रकाश किरणें आएंगी ओजोन परत के बगैर तो क्या होता है, हमारे त्वचा कैंसर होगा। ठीक है, तो सूर्य के अंदर जितना भी द्रव्यमान है, ठीक है, हमारे सौर मंडल में भी जितने भी ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड जितने भी उपस्थित हैं इन सभी के द्रव्यमान का कितना द्रव्यमान है, 99.9% पूरे सौर मंडल का द्रव्यमान किसमें है, 99.9% द्रव्यमान सूर्य में अकेले में है। और 1% द्रव्यमान जो है जितने भी उल्कापिंड, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी इन सभी में है 0.1% द्रव्यमान। ठीक है, अब ये सूर्य जो है अपनी अक्ष पर मतलब कितनी स्पीड से गति करता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, मतलब 1 सेकंड में 250 किलोमीटर जाता है अपनी अक्ष पर। मतलब ये घूमता है
तो कितनी स्पीड होगी इसकी, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये घूमता है। और ये एक गतिमान गैसों का क्या है, पिंड है, ठीक है। इसमें ज्यादा ताप क्यों है, हीलियम, हाइड्रोजन, बहुत सारी इसमें गैसें हैं, इसी के कारण ये क्या करता है, ज्यादा चमकता है, ठीक है। और ये एक गतिमान गैसों का पिंड होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, नेबुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेबुला कहा जाता है। फिर इन सभी ग्रहों के बाद में, ठीक है, अब ये जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं, 8 माने जाते हैं। उन ग्रहों में से आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, ठीक है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये क्या है, आंतरिक ग्रह है, ठीक है। और बाकी जितने भी ग्रह बचे हुए वो क्या है, बाह्य ग्रह। अब सूर्य के ये जितने भी ग्रह, सूर्य के उपग्रह कौन कौन से होंगे, बुध होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी होगी, मंगल होगी, बृहस्पति होगा, शुक्र होगा, शनि होगा, अरुण और वरुण होंगे। ये सभी क्या है, सूर्य के उपग्रह हैं। सूर्य के उपग्रह कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं बुध। बुध को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मरकरी। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। और ये सूर्य के बहुत ही नजदीक होता है। सबसे नजदीक ग्रह सूर्य के कौन सा है, बुध है, ठीक है। और ये अपनी अक्ष पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लेता है, 88 दिन का समय लेता है। और अपनी अक्ष पर चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लेता है, 59 दिन का समय लेता है, ठीक है। अब देखो, ये सूर्य के अत्यधिक नजदीक होने के कारण इसकी एक सतह बहुत ही गर्म होती है और एक सतह क्या होती है, बहुत ही ठंडी होती है। जिस सतह पे ज्यादा प्रकाश गिरेगा वो क्या होगी, अत्यधिक गर्म होगी, ठीक है। ये सतह क्या होगी, बहुत गर्म होती है, ठीक है। क्या होती है, बहुत गर्म होती है। और ये क्या होगी, बहुत ही ठंडी होगी, ठीक है। अब देखो ये हमें दिखाई कब देता है, अभी इसमें सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। हमारी पृथ्वी पे जितना भी गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसका 3/8 भाग गुरुत्वाकर्षण कहाँ पे होता है, बुध ग्रह पे होता है, ठीक है ना। किस पे होगा, बुध ग्रह पे। अभी ये जो सूर्य, ये बुध ग्रह है, ये हमें सितंबर और अक्टूबर में क्या करता है, दिखाई देता है, ठीक है ना। सितंबर और अक्टूबर में ये दिखाई देता है। सितंबर और अक्टूबर में क्या करता है, हमें ये दिखाई देता है, ठीक है। अक्टूबर में दिखाई देता है। और सितंबर और अक्टूबर में दिखाई कब देगा, सूर्योदय के समय तो कहां पे दिखाई देगा, पूर्व में दिखाई देगा। और सूर्यास्त के समय कहां पे दिखाई देगा, पश्चिम में। सूर्योदय के समय पूर्व में दिखाई देने के कारण इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। बुध ग्रह को क्या बोलते हैं, सूर्य उदय के समय दिखाई देने के कारण मॉर्निंग स्टार, और सूर्यास्त के बाद दिखाई देने के कारण इसको क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, सूर्योदय के समय मॉर्निंग स्टार और सूर्यास्त के बाद में इवनिंग स्टार इसको कहते हैं, ठीक है। ये सभी बुध ग्रह है हमारा, ठीक है। बुध ग्रह क्या होगा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के सबसे नजदीक है। अपने अक्ष, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है और अपनी अक्ष पर चक्कर लगाने में 59 दिन का समय लेता है। इसकी एक सतह बहुत ही गर्म होती है तथा इसकी दूसरी सतह बहुत ही ठंडी होती है। ये सितंबर और अक्टूबर में दिखाई देता है, ठीक है। सितंबर और अक्टूबर में सूर्योदय के समय पूर्व में दिखाई देगा, ठीक है, सूर्य उदय होने से पहले, और सूर्यास्त के बाद दिखाई देगा पश्चिम में, ठीक है। सूर्य उदय से पहले दिखाई देने के कारण इसको मॉर्निंग स्टार और सूर्यास्त के बाद में दिखाई देने के कारण इसको इवनिंग स्टार कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा शुक्र ग्रह, ठीक है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करता है, अपनी अक्ष पे घूमता है। पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करता है, अपनी अक्ष पे घूमता है। और इसका जो द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान कितना होगा, हमारी पृथ्वी का जो द्रव्यमान होगा उसका 4/5 भाग के बराबर इसका द्रव्यमान होगा, ठीक है। पृथ्वी के द्रव्यमान के 4/5 भाग के बराबर इसका द्रव्यमान होगा। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 255 दिन का समय लेता है और अपनी अक्ष पे चक्कर लगाने में 243 दिन का समय लेता है। अपनी अक्ष पे घूमने में क्या लेता है, देखो सूर्य के चारों तरफ तो ऐसे चक्कर लगाएगा। अब मान लो कि ये क्या है, शुक्र ग्रह है, ये इस प्रकार घूम रहा है, ठीक है। ये इस प्रकार एक ही जगह पे घूम रहा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अक्षीय गति, ठीक है। क्या कहते हैं, अक्षीय गति। ये अपनी अक्ष पे गति करने के लिए कितने दिन लगा, 243 दिन। अब जो शुक्र ग्रह है इसका जो वायुमंडल होता है,
इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का ही इसका एक वातावरण, इसका जो वायुमंडल वातावरण होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और इस पे कार्बन डाइऑक्साइड के बादल भी पाए जाते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या होती है, वाष्प के रूप में पाई जाती है और क्या होती है, बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। अब सूर्य चंद्रमा से चमकीला, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बाद चमकीला जो ग्रह होगा हमारा वो कौन सा होगा, शुक्र होगा। सूर्य चंद्रमा के बाद तीसरा जो चमकीला ग्रह है वो कौन सा है, शुक्र है। और अब देखो, अब ये दिखाई कब देता है, ये भी सूर्योदय के समय कहाँ पे दिखाई देगा, पूर्व में दिखाई देगा, तब इसको क्या बोलेंगे, मॉर्निंग स्टार। वो कब दिखाई देता है बुध ग्रह, सितंबर और अक्टूबर में। ये सितंबर और अक्टूबर में नहीं दिखाई देता, ये कभी भी दिखाई दे सकता है, जैसे ही मौसम साफ होगा आप इसको लगभग रोज देख सकते हो, ठीक है। इसको ये पूर्व में दिखाई देता है, ठीक है, सूर्य उदय से पहले दिखाई देने के कारण इसको मॉर्निंग स्टार, और सूर्यास्त के बाद में दिखाई देने के कारण इसको क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार, ठीक है। ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है, ठीक है। इन सभी के बाद में हमारी पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। अब हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी देखो, अब जो हमारी ये पृथ्वी है इसकी घूर्णन गति के कारण ही क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। और इस पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अब देखो, पृथ्वी, अर्थ, अब जो ये पृथ्वी है अपनी अक्ष पर घूमती है, ठीक है। अपनी अक्ष पे जो गति करेगी उसको क्या कहते हैं, घूर्णन गति। और इस घूर्णन गति के कारण ही क्या होते हैं, दिन और रात बनते हैं। घूर्णन गति के कारण ही क्या होते हैं, दिन और रात बनते हैं, दिन और रात बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। अपनी इस घूर्णन गति पे ये जो गति करती है अक्षीय गति, ये गति कितने समय में करती है, अक्षीय गति, ठीक है। ये अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है, 23 घंटे, ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड, ठीक है, 4.09 सेकंड का समय लेती है। अपने अक्ष पे गति करने में कितना समय लेगी, 4.09 सेकंड का समय लेती है। और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेती है, 365 डेज, 5 हॉर्स, 5 घंटे 45 सेकंड, 45.51 सेकंड का समय लेती है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन और 5 घंटे 45.51 सेकंड का क्या लेती है, समय लेती है। अब इस पृथ्वी को क्या कहा जाता है, शुक्र ग्रह की बहन है। पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है, जिसे आपकी मौसी भी कहते हैं, ठीक है। हमारी जो मौसी है वो कौन है, पृथ्वी, शुक्र ग्रह है, ठीक है। कौन है, शुक्र ग्रह, ठीक है। अब इस पृथ्वी का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री क्या होती है, अपनी अक्ष पे झुकी होती है। अपनी अक्ष पे कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। और जब ये घूमती है 66.5 डिग्री अक्षांश पे ये स्थित है, ठीक है, 66.5 डिग्री अक्षांश पे ये स्थित है। और इसका जो स्पीड होगी, ये कितनी स्पीड से अपनी अक्ष पे गति करती है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या करती है, ये अपनी अक्ष पे गति करती है। और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तब इसकी स्पीड कितनी होती है, ठीक है। सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगाती है तब इसकी स्पीड होती है 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या करती है, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और ये पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी गति से क्या करती है, घूमती है। देखो अभी ये गति करती है, ठीक है। अब सूर्य के चारों तरफ गति कैसे करती है, ठीक है।
अपने अक्ष पे घूमती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो देखो कैसे लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। कैसे लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, गति करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ठीक है, अब इसका द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या होगा, इसको नीला हरा ग्रह भी कहते हैं, इसको नीला हरा ग्रह भी कहते हैं, नील ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं, या हरा ग्रह भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब हमारी जो पृथ्वी है इसको नीला हरा ग्रह भी कहते हैं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। अब देखो इस पृथ्वी की सतह जो होती है, ठीक है, इस पृथ्वी का टोटल द्रव्यमान कितना होगा, इसका द्रव्यमान देखो, मास, ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना होता है 5.52 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम होता है। और इसकी डेंसिटी कितनी होती है, इसका घनत्व, डेंसिटी होती है इसकी 5.597 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होती है, इसकी डेंसिटी होती है। ठीक है, अब इस पृथ्वी का घनत्व कितना होता है हमारी जो पृथ्वी होती है इसका द्रव्यमान कितना होगा 5.97, ठीक है, इसका द्रव्यमान होता है 5.97 और ये होता है 5.52, सॉरी 5.52। ठीक है, अब जो हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, देखो हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी का मतलब घूर्णन गति के कारण ही क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। अपने अक्ष पे ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अक्षांशीय स्थिति अगर पृथ्वी की देखते हैं तो 66.5 डिग्री है। कितनी है, 66.5 डिग्री। और ये अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है, 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड का समय लेती है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 45.51 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, और ये जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी, अब देखो इसकी स्पीड, सूर्य के चारों तरफ जिस स्पीड से चक्कर लगाएगी वो कितनी होगी, 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी। और अपने अक्ष पे चक्कर लगाने में कितना लगे, 1,610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चक्कर लगाती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हमारी जो पृथ्वी है इसको या क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ठीक है, क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। इसको शुक्र ग्रह की बहन भी कहते हैं। इसका द्रव्यमान कितना होगा, 5.97 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, और इसका घनत्व कितना होगा 5.52। ठीक है, इसका घनत्व कितना होगा 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आज हमारे सौरमंडल के बारे में हमने बहुत सारा अध्ययन किया है और सौरमंडल में उपस्थित 3 ग्रहों का भी अध्ययन किया है। सूर्य के बारे में भी हमने जानकारी ली है। अब जो जितने भी ग्रह बचे हुए हैं वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों।